नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट एक बार एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये जीव विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं। ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले अलग अलग पार्ट्स को हम अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे और उसके बारे में समझाएंगे आपको डिटेल में। फिर उसके बाद में उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, कृपया चैनल को सपोर्ट करें। तो आज वीडियो का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर। मानव शरीर में बहुत से पार्ट्स आते हैं, बॉडी पार्ट्स। कैसे हमारी बॉडी जो है विभिन्न पार्ट्स जो हैं वो वर्क करते हैं और क्या क्या उसके लिए इम्पोर्टेंस होती है उसकी, उसके बारे में उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में, उसकी कार्यप्रणाली क्या है, उसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पाचन तंत्र। पाचन तंत्र कहते किसको हैं? पाचन तंत्र एक जटिल शारीरिक प्रणाली है जो भोजन को पचाने, आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करने और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। इसको कहते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या है कि एक शारीरिक प्रणाली है जो भोजन को पचाने, आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करने और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। ये कहलाता है पाचन तंत्र। यह तंत्र हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए भोजन को छोटे छोटे घटकों में तोड़ता है ताकि वे रक्त प्रवाह में अवशोषित हो सकें। अब क्या करते हैं, हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं और फिर उसको क्या है, छोटे छोटे कणों में, तत्वों में बदल दिया जाता है और उस भोजन से जो भी एनर्जी होती है उसको इतने छोटे घटकों में तोड़ दिया जाता है ताकि क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन के साथ में हमारी एनर्जी जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके। ये काम करता है क्या, कौन? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्य अंग और उनकी कार्यप्रणाली क्या है, उसके जैसे मुख्य अंग पहले समझते हैं। मुख्य अंग कौन कौन से हैं? नंबर एक है, सबसे पहले माउथ आता है जिससे हम भोजन ग्रहण करते हैं। फिर आती है इसोफेगस। इसोफेगस यानी क्या नाम, ग्रास नली, जिससे भोजन अंदर जाता है। ठीक है, फिर आती है आमाशय। आमाशय यानी स्टोमक, जो स्टोर करता है। ठीक है, छोटी आंत, बड़ी आंत, लिवर यानी यकृत और पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। ठीक है, इन सब के बारे में हम समझेंगे एक एक उसको, एक एक जो वो है तंत्र है, अंग है, उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, नंबर एक है, सबसे पहले हम समझते हैं माउथ यानी मुख। मुख क्या है? मुख जो है भोजन का पहला पड़ाव होता है। इसमें ये देखिए फोटो के माध्यम से हमें समझ में आ रहा है कि मुख से आता है सेलिवरी ग्लैंड्स में। तो सेलिवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? ये लार को उत्पन्न करती हैं। लार, लार क्या करते हैं कि लार हमारे भोजन को जो है अंदर पहुंचाने में और गीला करके जो है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करती है। ठीक है, जो मुख के अंदर जो लार आती है वो। ठीक है, सबसे पहले मुख में क्या है, मुख भोजन का पहला पड़ाव होता है। दांत इसमें आते हैं। दांत, दांत क्या होते हैं? वो मस्टिसेशंस यानी चबाने में, चबाने का कार्य करते हैं, जिससे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है भोजन। ठीक है, उस वो कार्य करते हैं दांत। फिर आती है लार। सेलिवरी ग्लैंड्स यानी सलाइवा जो है, जो सलाइवा लार होती है वो सेलिवरी ग्लैंड से स्रावित होती है और यह भोजन को गीला कर पचाने में मदद करती है। लार क्या करती है? भोजन को गीला करके पचाने में मदद करती है। ठीक है, अब आती है इसोफेगस यानी ग्रास नली। ग्रास नली में देखिए ट्रैकिया, फोटो भी आप समझते जाएं। ट्रैकिया होता है, इसोफेगस होता है और फेरनिक्स होता है। ठीक है, फेरिनिक्स। ठीक है, इसको क्या है, इसका कार्य क्या है, इसके बारे में समझते हैं। यह भोजन को मुख से पेट तक पहुंचाने के लिए एक नलिका का कार्य करती है। ठीक है, ग्रास नली किसको कहते हैं कि एक नलिका होती है जो भोजन को अंदर पेट तक, स्टमक तक पहुंचाती है, उसको कहते हैं ग्रास नली। इसमें पेरिस्टालिसिस जो है नामक संकुचन और प्रसार क्रिया होती है। क्या कहती है? पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस क्या होती है? कभी इकट मतलब संकुचित होती है, सिकुड़ती है और फिर जो है उसको फैलती है। ये प्रक्रिया इसमें होती है जिससे भोजन जो है नीचे की ओर धकेला जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है,
और इसका काम क्या करता है इसमें? इसमें करता है ट्रैकिया, यानी जो हमारा जो आगे की ओर निकला हुआ हिस्सा होता है गर्दन में, वो ट्रैकिया कहते हैं उसको। और ट्रैकिया जो है हम लोग ऊपर नीचे करते हैं तो इससे ग्रास नली संकुचित होती है और प्रसारित होती है। ठीक है, उससे क्या है कि भोजन नीचे पेट तक पहुंच जाता है। अब आता है आमाशय। आमाशय यानी स्टोमक। स्टोमक का कार्य क्या है? स्टोमक में होता है भोजन को पचाने के लिए इसमें गैस्ट्रिक रस कौन से? जैसे HCl हो गया, पेप्सिन हो गए, है ना, ये स्टोमक में आते हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। यह भोजन को अर्ध तरल अवस्था में बदल देता है, जिसे काइम कहते हैं। देखिए, जो भोजन है छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों से एक लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, मतलब अर्ध तरल, जो ना तो लिक्विड होता है पूर्णतया और ना ही सॉलिड रह जाता है, इसको कहते हैं अर्ध तरल। और इसका जो अर्ध तरल पदार्थ होता है, भोजन जो बदल जाता है, उसको कहते हैं काइम। ठीक है, काइम कहते हैं। तो आमाशय काम क्या करता है कि भोजन को काइम में बदल देता है। ठीक है, नेक्स्ट है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है कि ये पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। छोटी आंत क्या है कि इसमें क्या होता है, इसमें पित्तरस, है ना, बाइल जूस और अग्नाशय यानी पैंक्रियाटिक जूस मिलकर भोजन को पूर्ण रूप से पचा देते हैं छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है कि भोजन जो है पूर्णतया पच जाता है और यहाँ से ग्लूकोज, एमिनो एसिड और वसा, अम्ल आदि पोषक तत्व रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। छोटी आंत में क्या होता है कि भोजन पूरी तरीके से पच जाता है और यहाँ से क्या निकलता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैट और एसिड्स आदि जो होते हैं, फैटी एसिड्स, जो क्या होते हैं कि रक्त में मिल जाते हैं। ठीक है, रक्त में अवशोषित हो जाते हैं और यहीं पे मतलब कहाँ पे, छोटी आंत में। और इसमें कौन कौन से जो वो हैं जो जूस निकलते हैं वो कौन से हैं? बाइल जूस यानी पित्तरस, और एक है अग्नाशय रस यानी पैंक्रियाटिक जूस, जो पूरी तरीके से पचाने में कार्य करते हैं छोटी आंत के अंदर। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्या है कि बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि ये अपशिष्ट पदार्थों को से जो मतलब क्या होता है, छोटी आंत में जो पदार्थ बच जाता है उसको अपशिष्ट कहते हैं और वो पहुंच जाता है बड़ी आंत में। और इसमें क्या है कि बड़ी आंत में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उससे खनिज लवण को अवशोषित करता है। ठीक है, और मल यानी स्टूल को संग्रहित करता है, जो बाद में गुदा यानी एनस द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, आप चित्र के माध्यम से समझ रहे होंगे कि कैसे क्या क्या काम करता है इसमें। ठीक है, तो बड़ी आंत का कार्य क्या करता है कि अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है और जो अपशिष्ट पदार्थ में से खनिज लवण आदि को जो है वो अवशोषित करता है ये बड़ी आंत। ठीक है, अब क्या है, इसके बाद आता है लिवर। लिवर क्या कार्य करता है? लिवर क्या करता है, ये जो है बाइल जूस यानी पित्तरस को बनाता है। और जो जो पित्तरस का काम क्या है, पित्तरस जो होता है वो वसा को पचाने में सहायक होता है। जो फैट होता है, जो हम लोग भोजन के द्वारा फैट ग्रहण अंदर करते हैं, उसमें उसको जो है पचाने का कार्य करता है क्या, पित्तरस, बाइल जूस। ठीक है, और ये जो है बाइल जूस को पचाता है, लिवर बनाता क्या है, बाइल जूस को, और बाइल जूस पचाता है फैट को। ठीक है, शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में लिवर मदद करता है। जो जैसे मतलब जो हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थ बन जाते हैं, भोजन के माध्यम से हमारे अंदर पहुंचते हैं, और उसको जो मतलब अलग करता है, उसको निकालता है, बाहर निकालता है, वो करता है क्या काम, लिवर। ठीक है, लिवर क्या करता है, शरीर से विषाक्त पदार्थ यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या है कि पाचन एंजाइम एंजाइम जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो अग्नाशय जो है निकालता है, इनको स्रावित करता है, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को तोड़ता है। पैंक्रियाटिक एसिड एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और वसा को तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, इसमें जो अग्नाशय में पैंक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न होता है, जो रक्त में शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो पैंक्रियाज से और क्या काम होता है, पैंक्रियाज क्या करता है कि इंसुलिन को बॉडी में जो ब्लड में जो शुगर होती है उसको उसको मतलब क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, रक्त में जो शुगर होती है बॉडी में वो नियंत्रित करता है कौन, पैंक्रियाज। ठीक है, और पैंक्रियाज में ही इंसुलिन हार्मोन जो है निकलता है, उसी में बनता है। ठीक है, अब पाचन
की जो प्रक्रिया है वो क्या है। जैसे जो हम लोग ये तो अंग हमने पढ़ लिए, अब पाचन की प्रक्रिया क्या होती है, सबसे पहले क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ऐसे करके हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पाचन की प्रक्रिया में आता है अम्लीय पाचन यानी केमिकल डाइजेशन। सबसे पहले होता है केमिकल डाइजेशन। तो एंजाइम और गैस्ट्रिक जो एंजाइम्स होते हैं वो भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि एंजाइम होते हैं जो भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। दूसरा क्या होता है कि यांत्रिक पाचन। दूसरा सबसे पहले होता है केमिकल डाइजेशन, दूसरा होता है मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, तो यांत्रिक पाचन में क्या होता है कि दांत और मांसपेशियों की मदद से भोजन को छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। ठीक है, मैकेनिकल पाचन में क्या होता है कि दांत और मांसपेशियों की मदद से, जैसे जो मसूड़े होते हैं उनकी मदद से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि छोटी आंत में पोषक तत्व रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है कि बड़ी आंत अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है। तो पाचन प्रक्रिया जो होती है वो चार पार्ट में चलती है। चार पार्ट में कौन कौन से, सबसे पहले आता है केमिकल डाइजेशन यानी अम्लीय पाचन। दूसरा आता है यांत्रिक डाइजेशन यानी वो यांत्रिक पाचन यानी मैकेनिकल डाइजेशन। तीसरा आता है अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। और चौथा आता है उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में जो होता है वो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। अवशोषण में क्या होता है कि छोटी आंत में पोषक तत्व रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। यांत्रिक यानी मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है कि दांत और मांसपेशियों की मदद से भोजन को छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। और अम्लीय पाचन में क्या होता है कि जो इस एंजाइम्स होते हैं वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है केमिकल, फिर आता है मैकेनिकल, फिर आता है एब्जॉर्प्शन और उसके बाद में आता है एक्सक्रीशन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या है कि जो समराइज करते हैं कि पाचन तंत्र हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भोजन से ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करने में सहायता करते हैं। और यह तंत्र सुचारू रूप से कार्य करे इसके लिए संतुलित आहार, उचित जल सेवन और व्यायाम जो होती है वो आवश्यक होती है। पाचन तंत्र हमारा तभी संतुलित रूप से कार्य करता है, सुचारू रूप से कार्य कर सकता है जब जो है संतुलित आहार होना चाहिए, उचित जल सेवन होना चाहिए और व्यायाम जो है वो आवश्यक होती है। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन समझते हैं। जो प्रीवियस ईयर्स में पाचन ईयर मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हैं और क्या नाम है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम सारे लेकर आए हैं। ठीक है, तो वीडियो को हमारे साथ अंत तक देखें और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृतियाँ निकली हुई होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। अंगुली नुमा जो आकृति होती है छोटी आंत में उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए लम्प्स, ऑप्शन बी ब्रोंकाई, ऑप्शन सी विलाई, ऑप्शन सी डी जो है म्योमास। तो छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृतियाँ निकली हुई होती हैं जिन्हें रसांकुर यानी विलाई कहते हैं। ठीक है, तो जो अंगुली नुमा आकृति टाइप में होती है ना, उसमें छोटे छोटे रिब्स टाइप में बने होते हैं छोटी आंत में, उसको कहते हैं विलाई। ठीक है, जिसका कार्य होता है पचे हुए भोजन से पोषक तत्व कौन कौन से, ग्लूकोज, अमीनो एसिड तथा विटामिन्स को अवशोषित करना होता है। ये अवशोषण के पश्चात अपचित भोजन को बड़ी आंत में भेज देते हैं। ठीक है, विलाई क्या कार्य करती है, विलाई करती है कि पोषक तत्वों को अवशोषित करती है और जो बचा हुआ जो छोटी आंत में भोजन पच नहीं पाता है, जो अपचित जो पदार्थ होते हैं उनको जो है बड़ी आंत में ट्रांसफ़र कर देती है यानी भेज देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड के रूप में बदलने में पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। मतलब प्रोटीन को पेप्टाइड के रूप में रूपांतरित किया जाता है, उस एंजाइम का नाम बताएं। ऑप्शन ए इन्वर्टेज, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी लैक्टेज, ऑप्शन डी जाइमेज। ठीक है, पेप्सिन क्या है, उन स्थितियों में भोजन के पाचन में मदद करता है जहां पाचन तंत्र भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त एंजाइम का निर्माण नहीं करता है। जैसे जब जो है पाचन तंत्र हमारा काम नहीं करता है,
ठीक है। उस समय पे पेप्सिन जो एंजाइम है वो कार्य करता है। वो क्या करता है, यह एक एंजाइम है जिसमें जाइमेन यानी पेप्सिनोजेन को पेट में मुख्य कोशिकाओं द्वारा रिलीज किया जाता है। इसका कार्य जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है। पेप्सिन जो वो एंजाइम है वो क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है और हमारा भोजन जो है वो पूरी तरीके से पच जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी जिह्वा पर मतलब हमारी जीभ पर कौन सा अभिग्राही यानी रिसेप्टर जो है स्थित होता है। रिसेप्टर की बात कर रहे हैं तो हमारी जीभ पर कौन सा रिसेप्टर जो होता है वो उम, स्थित होता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए प्रकाशग्राही, ऑप्शन बी तापग्राही, ऑप्शन सी रस संवेदी, ऑप्शन डी घ्राणग्राही। तो सबसे पहले जो जीभ के मुख तल पर एक पेशी होती है जो भोजन को चबाना और निगलना आसान बनाती है। ठीक है। आसान बनाती है, ये स्वाद का अनुभव करने का प्रमुख अंग होता है। जीभ हमारी क्या होती है, ये जो है स्वाद को अनुभव करने का प्रमुख अंग होता है। हमारी जीवा जो है वो रस संवेदी यानी गस्टाटरी होती है और इसे जो है इसमें क्या होते हैं, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है। जो स्वाद के प्रति संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं भोजन में रसायनों के प्रति संवेदनशील होती हैं। ठीक है। जीभ क्या करती है कि भोजन के रसायनों के प्रति संवेदनशील होती है। जीभ मूल रूप से 4 प्रकार के स्वाद के प्रति संवेदनशील होती है। जीभ में हम स्वाद तो तरह-तरह का पता लगता है, लेकिन मूल रूप से क्या होता है कि 4 तरीके के स्वाद होते हैं। कौन-कौन से? नमकीन, खट्टा, कड़वा और मीठा। ये जीभ हमारी 4 पार्ट में ही होती है। तो शुरुआत में सबसे पहले नमकीन लगेगा, फिर उसके बाद खट्टा लगेगा, फिर कड़वा लगेगा और मीठा सबसे लास्ट में लगता है। ठीक है। तो जीभ पर क्या होते हैं, रस संवेदी यानी जो अभिग्राही होता है वो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है। जो सामान्य परिस्थितियां होती हैं जैसे नॉर्मल व्यक्ति की, तो उसमें क्या है कि अम्ल की अभिक्रिया यानी एसिड की जो रिएक्शंस होती हैं उससे बचाने का कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए बलगम, ऑप्शन बी जठर ग्रंथि, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी विलाई। तो अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य जो होता है वो करता है बलगम। और बलगम क्या होता है, ये जो है पेट की दीवारों के रूप में गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं जो एक एंजाइम जो है एंजाइम पेप्सिन, बलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्रावित करने में मदद करती हैं। ये भोजन पेट के अंदर प्रवेश करता है तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन के अंदर मौजूद रोगाणुओं को मारने में मदद करता है और ये एसिड की क्रिया को का कारण बनता है। जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमारी बॉडी में बनता है अंदर, ठीक है, वो क्या करता है, भोजन को पचाने का कार्य तो करता है, लेकिन यही जो है वो एसिड की क्रिया का कारण भी बनता है और पेट की जो भीतरी परत को होती है वो उसको जला देता है। तो इससे क्या होता है, जब पेट की भीतरी परत जो जल जाती है उससे क्या होती है कि आंत में जलन और दर्द पैदा हो जाता है और पेट की दीवारों को एसिड से बचाने के लिए बलगम कार्य करता है। ठीक है। तो बलगम जो होता है वो एक तरीके से हमारे शरीर को मतलब फायदेमंद भी होता है और जब अधिक मात्रा में हो जाए तो नुकसान भी करता है। ठीक है। तो सबसे पहले वो कार्य क्या करता है कि एसिड से हमारे शरीर की अंदरूनी जो परत है, वो पाचन तंत्र की परत को, जो पेट की जो है उसको, उससे बचाने के लिए बलगम कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम परीक्षण किया जाता है। EEG किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी आमाशय, ऑप्शन डी फेफड़े। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG जो है वो तकनीक की मदद से मस्तिष्क की गतिविधियों के आधार पर मानसिक अवस्था और असामान्य स्थिति का पता लगाया जाता है। इसके द्वारा न्यूरॉन की इलेक्ट्रिकल गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है। न्यूरॉन्स जो माइंड में न्यूरॉन्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, EEG के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग पित्तरस यानी बाइल जूस स्रावित करता है। ऑप्शन ई यकृत, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी मस्तिष्क।
तो जो लिवर में क्या नाम पित्तरस है वो लिवर में बनता है। ठीक है, लिवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में होती है। यह यकृत जो है, यकृत कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रकार के द्रव का स्रावण करती है। इसे पित्त रस यानी बाइल जूस कहा जाता है। पित्त जो है वो रस, पित्त रस हरे पीले रंग का क्षारीय तरल जिसकी वैल्यू, पीएच वैल्यू जो होती है 7.6 से 7.7 तक होता है, जो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है जिसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, पित्त रस में क्या होता है, पाचक एंजाइम नहीं होता है, लेकिन ये क्या है कि भोजन के एसिडिक नेचर को बेसिक नेचर में बदलने का कार्य करता है। यह भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है तथा वसा का पायसीकरण करता है। ठीक है, और ये फैट को पचाता है। ठीक है, पित्त रस यानी बाइल जूस। तो बाइल जूस निकलता किससे है, वो निकलता है लिवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन ए छोटी छोटी गोलियों में, ऑप्शन बी स्टार्च में, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट में, ऑप्शन डी अमीनो एसिड में। देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो हम बता रहे हैं आपको, ये सारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद है आपको नए किसी भी एग्ज़ाम्स में आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसा आपको पढ़ाया तो जाता है लेकिन प्रीवियस ईयर्स आप अलग से खोजते हैं, तो हम आपके लिए एक विशेष प्रकार का जो वीडियो बनाते हैं, ठीक है, उसमें क्या रखते हैं कि सबसे पहले हम टॉपिक को कवर करते हैं, डिटेल में समझाते हैं और उसके बाद में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, वही सारे हम लेकर आते हैं। ठीक है, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें। वीडियो अब क्या है कि पाचन के बाद प्रोटीन जो है किस में परिवर्तित होता है। तो प्रोटीन जो है वो कब कन्वर्ट होता है किस में, अमीनो एसिड में। तो पाचन के पश्चात अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है प्रोटीन, और ये क्या है, पूर्ण विखंडन पर शुद्ध प्रोटीन्स के अणु सरल अमीनो एसिड के अणुओं में टूटते हैं। अतः प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड के यौगिक होते हैं। प्रकृति में 20-22 के प्रकार के जो है अमीनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन उनके नाम जान के हम लोग करेंगे क्या? ठीक है, हमें क्या है, एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं बस। ठीक है, तो क्या है कि प्रोटीन सबसे पहले मतलब जो टूटता है, पाचन हो जाता है उसका, तो वो बन जाता है किसमें, अमीनो एसिड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता? बॉडी ह्यूमन जो है वो किसको नहीं डाइजेस्ट कर सकता है? ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी एमिनो एसिड, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। तो जो देखो, जो भी हमारी बॉडी में पाया जाता है उसको तो हम पचा ही लेंगे। ठीक है, सेलुलोज जो है वो पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक है, तो सेलुलोज का पाचन हमारी बॉडी में तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा पाचन तंत्र जो है वो अमीनो एसिड पचा सकता है, स्टार्च पचा सकता है, ग्लाइकोजन पचा सकता है, लेकिन सेलुलोज जो है वो पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक है, तो सेलुलोज का पाचन मानव द्वारा नहीं किया जाता। सेलुलोज पेड़ पौधों की कोशिका भित्तियों का प्रमुख अवयव होता है। हरे पेड़ पौधे में कोशिका भित्तियां सेलुलोज की बनी होती हैं। यह एक कार्बनिक यौगिक है और जो एक पॉलीमर का रूप ले लेता है। पॉलीमर जानते हैं आप, पॉलीमर क्या होता है कि एक शाखा होती है जिससे क्या है कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक मतलब कन्वर्ट होते जाते हैं, तो वो पॉलीमर से एक मतलब ब्रांचेस ऑफ पॉलीमर जो कहते हैं सेलुलोज, या तो मतलब एक के बाद एक के बाद एक जुड़े हुए कोई भी जो पेड़ पौधे होते हैं वो शाखाएं बना देते हैं ना, झाड़ीदार, उसको कहते हैं मतलब क्या नाम, पॉलीमर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया में शुरू में होती है और बाद में होती है, इसमें क्या है कि शुरू में कहाँ पे होती है और लास्ट में कहाँ पे पूर्ण होती है, इसके बारे में समझाना है। तो ऑप्शन ए आमाशय फिर बड़ी आंत, ऑप्शन बी मुंह और छोटी आंत, ऑप्शन सी आहार नली और बड़ी आंत, ऑप्शन डी आहार नली और छोटी आंत। ठीक है, तो जो मनुष्यों में भोजन की पाचन प्रक्रिया जो होती है वो मुंह से शुरू होकर छोटी आंत तक जाती है। ठीक है, छोटी आंत के बाद में वो अपशिष्ट अपचित पदार्थ जो होता है वो पहुंच जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से फिर अपशिष्ट पदार्थ जो है बड़ी आंत उसको बाहर कर देती है गुदा के माध्यम से। ठीक है, तो छोटी आंत में सारे जो है पोषक तत्व होते हैं वो अवशोषित हो जाते हैं ब्लड में, और फिर जो बचे हुए जो खनिज लवण होते हैं वो बड़ी आंत से अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, छोटी आंत मानव जो है
पाचन तंत्र का एक हिस्सा है जहाँ पर भोजन का पाचन होता है। यह पेट और बड़ी आंत के बीच स्थित होती है। अग्नाशयी नलिका के माध्यम से पाचन में मदद करने के लिए पित्त और अग्नाशयी रस को अवशोषित करता है। ठीक है, अब पैंक्रियाटिक एसिड जो होता है, पैंक्रियाटिक जो जूस होता है, वो जो है छोटी आंत में आता है। ठीक है, और क्या करता है, छोटी आंत के तीन अलग अलग क्षेत्र होते हैं। वो कौन कौन से हैं? डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, ये छोटी आंत में होते हैं। तो इलियम जो है सबसे लास्ट वाला हिस्सा है जिससे बड़ी आंत कनेक्ट रहती है, जहाँ से मतलब जो अपचित पदार्थ होता है वो बड़ी आंत में ट्रांसफ़र होता है। तो सबसे पहले मनुष्य में भोजन की जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत तक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुर वाले जानवरों के आमाशय का बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? खुर वाले जानवर यानी गाय भैंस, है ना, इनकी बात कर रहे हैं। तो इनमें जो है आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? ऑप्शन ए रूमेन, ऑप्शन बी रेटिकुलम, ऑप्शन सी अबोमेसम, ऑप्शन डी ओमेसम। ठीक है, तो खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा होता है रूमेन। ठीक है, रूमेन आमाशय का पहला भाग होता है। इसे प्रथम पेट कहा जाता है। रोमंथक या जुगाली करने वाले खुरदार स्तनधारी होते हैं जो रुमेन में अपना भोजन नरम करते हैं, फिर जुगाली करके पुनः भोजन को चबाते हैं। क्या करते हैं, खुर वाले जितने जानवर होते हैं वो सबसे पहले चारे को खा लेते हैं। खाने के बाद में वो थोड़ी देर बैठते हैं। बैठने के बाद फिर वो जुगाली करते हैं। जुगाली करने का मतलब क्या होता है कि पहले वो खाना चारा को खाएंगे। खाएंगे तो वो रुमेन में जाएगा। ठीक है, रुमेन में खाना स्टोर होता है। वहाँ पे वो क्या होता है कि चारा जो है वो नम हो जाता है और थोड़ा जो है मतलब नरम हो जाता है। ठीक है, नरम हो जाएगा, फिर उसके बाद वो जुगाली करेंगे। जुगाली करने के बाद में वो पचा देंगे दोबारा। ठीक है, ऐसे जानवरों में पाचन क्रिया उनका अलग सिस्टम हो जाता है। ठीक है, तो मानव क्या करता है, एक ही बार खाया और उसके बाद में मतलब पूरा पाचन हो गया। लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं होता है। जानवर पहले खाएंगे, फिर उसको जुगाली करने के माध्यम से फिर पचाएंगे, फिर उसको अपशिष्ट पदार्थ उनका बाहर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? मानव की आहार नाल मतलब जो खाने वाली नली होती है उसका हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए मलाशय, ऑप्शन बी ग्रास नली, ऑप्शन सी श्वास नली, ऑप्शन डी ग्रसनी। तो सबसे देखो, मलाशय आहार नाल है, ग्रास नली आहार नाल है, ग्रसनी आहार नाल है, श्वास नली जो है उसमें खाने का कोई भी रोल नहीं है। ऑप्शन से ही हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि मनुष्य में 8 से 10 मीटर लंबी आहार नली होती है। मतलब मनुष्य की जो खाने वाली जो नली है वो 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है, छोटी आंत बड़ी आंत ये सब मिलाने के बाद में अगर देखेंगे तो 8 से 10 मीटर लंबी होती है, जो मुख से लेकर मल द्वार तक फैली होती है। आहार नाल प्रायः 5 भाग में बटी होती है। 5 भाग कौन कौन से हैं इसके? कि मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय और आंत्र। ठीक है, इसका मुख्य जो है कार्य आहार भोजन के अवयवों को पचाना और शरीर के सभी भागों में पहुंचाना। भोजन के घटक कौन से होते हैं? जो हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण तथा जल। ठीक है, ये सारे भोजन के घटक हैं। और श्वास नलिका सांस लेने में सहायक होती है, जो गले को फेफड़े से जोड़ती है और वायु का आदान प्रदान करती है। साथ श्वास नली तो जानते ही हैं हम लोग कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये जो है वायु का आदान प्रदान करती है। और ये सारी आहार नली जो होती हैं वो भोजन को पचाने से लेकर भोजन में जितने भी मतलब पाचक जो वो होते हैं घटक भोजन के, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और जल जो होते हैं वो बॉडी के पूरी पार्ट्स में सारे अंगों में जो ट्रांसफ़र करने का कार्य करती है वो करती है आहार नली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी है मानव शरीर में? तो ऑप्शन ए ग्रसिका, ऑप्शन बी स्तन ग्रंथि, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी श्वेत ग्रंथि। अभी हमने बताया था आपको कि जो सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाती है वो है यकृत।
यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत का वजन लगभग 1.5 से मतलब 1.5 से 2 किलो होता है। ठीक है। यकृत द्वारा पित्त रस जो होता है यानी बाइल जूस जो होता है वो स्रावित होता है, जो आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र करता है। ठीक है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल बदल देता है। और श्वेत ग्रंथि क्या होती है? ये जो है पसीने की ग्रंथि होती है, जिससे पसीना स्रावित होता है, श्वेत ग्रंथि। और स्तन ग्रंथियों से स्त्रियों के स्तनों में पाया जाता है। जो स्तन ग्रंथि होती है वो स्त्रियों के स्तनों में पाई जाती है। ठीक है। इससे क्या है कि जो वो क्या नाम अ, स्तन से जो भी निकलता है वो सब स्तन ग्रंथि के माध्यम से ही होता है। ठीक है। तो क्या है कि श्वेत ग्रंथि जो होती है वो होती है पसीने की, और सबसे बड़ी जो ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाती है वो है यकृत यानी लिवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन क्रिया में सहायक होता है? यानी पेट की बात कर रहा है। तो हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है? ऑप्शन ए नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी परक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे पेट के अंदर जो होता है वो बनता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। तो मानव का पाचन तंत्र आहार नाल एवं इससे जुड़ी ग्रंथियों से निर्मित होता है। आहार नाल जो है मुख्यतः मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत एवं बड़ी आंत की संयुक्त जो है संरचना होती है। क्या है? पाचन जो हमारे आहार नाल जो होती है वो किसका किससे मिली होती है? मुख मुख से ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत एवं बड़ी आंत की संयुक्त रचना होती है। ये क्या है कि जबकि यकृत और अग्नाशय आहार नाल से जुड़ी पाचन ग्रंथियां होती हैं, यानी लिवर और जो पैंक्रियाज है वो जो है आहार नाल से जुड़ी हुई ग्रंथियां होती हैं। और मनुष्य के पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्सर्जित होता है। ठीक है। HCl उत्सर्जित होता है। आमाशय की ऑक्सी ऑक्सेंटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव करती हैं, जो कि टायलिन की क्रिया को रोकता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। यह हानिकारक जीवाणु टायलिन की क्रिया क्या होती है कि हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना और भोजन को सड़ने से बचाना। यानी एसिड जो HCl है वो क्या करता है कि हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक हार्मोन में जो है एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है HCl। ठीक है। तो HCl जो है मुख्यतः हमारे भोजन को पचाने में कार्य करता है। ठीक है। और कभी कभी जब एक्सेस मात्रा में बनने लगता है तो हमारे पेट के अंदर जलन और पेट में दर्द आदि की समस्याएं होती हैं। ठीक है। इसका हमें इलाज कराते हैं बाद में। ठीक है। तो क्या है कि एसिड हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है पाचन तंत्र के लिए। और पाचन तंत्र में जो मुख्यतः जो है पेप्सिनोजेन जो सक्रिय निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है उसको सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तन कर देता है। ठीक है। तो हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है? वो अम्ल है कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है? देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से कौन सा पाचन तंत्र से रिलेटेड सही नहीं है उसको समझना है। ऑप्शन ए है कि यकृत और अग्नाशय का स्राव आमाशय में जाता है। गैस्ट्रिक ग्रंथियां, ऑप्शन बी है, गैस्ट्रिक ग्रंथियां आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा यानी मसस को मुक्त करती हैं। ऑप्शन सी है, श्लेष्मा आमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है। ऑप्शन डी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। तो इसमें सबसे पहला ही ऑप्शन गलत है। क्या है कि यकृत और अग्नाशय का स्राव आमाशय में जाता है, जबकि नहीं जाता है। यकृत और अग्नाशय का स्राव जो होता है वो छोटी आंत और बड़ी आंत से मतलब जुड़े होते हैं।
ठीक है, ये जैसे मतलब ग्रास नली में नहीं आते हैं, ये अलग से ग्रंथियाँ होती हैं और इनमें जो है वो क्या नाम, पैंक्रियाटिक एसिड और बाइल जूस इसी से निकलता है। ठीक है, यकृत की कोशिकाओं को से पित्तरस का स्राव होता है। यह पित्ताशय में सांद्रित एवं जमा होता है। अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन तथा अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागान हार्मोन का स्रावण होता है। ये कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियंत्रण करने का नियमन करते हैं। ठीक है, तो यकृत और अग्नाशय का स्राव जो है आमाशय में नहीं जाता है। इसका राइट ये होगा कि यकृत और अग्नाशय का स्राव जो होता है वो आमाशय में नहीं जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। सबसे पहले क्या होगा, फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है। ठीक है, ये कौन सा जो अनुक्रम है वो सही है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि इंजेशन होता है यानी अंतर्ग्रहण होता है। दूसरा आता है पाचन यानी डाइजेशन होता है। तीसरा आता है अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन होता है। चौथा आता है स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन होता है। और फिर आता है उत्सर्जन यानी मल परित्याग। ठीक है, तो इसमें जो है सारा किसमें है, ऑप्शन डी में, कि भोजन की जो 5 संपूर्ण प्रक्रिया अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो इंजेशन है, फिर डाइजेशन है, फिर एब्जॉर्प्शन है, फिर एसिमिलेशन है, फिर डिफिकेशन है। ठीक है, डिफिकेशन में आता है उत्सर्जन या मल परित्याग। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चंस जो है वो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए या आरआरबी एएलपी में या ग्रुप डी में, ये सारे क्वेश्चंस पीछे पूछे गए हैं आरआरबी में ही। ठीक है, तो आरआरबी से रिलेटेड जो भी परीक्षार्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सारे हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियोस के लिए जो है वो अपना बेल आइकन ज़रूर दबा लें और जो उनके फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है। जे के आकृति में कौन सा जो ग्रंथि है या अंग है पाचन तंत्र का वो कौन सा आता है। ऑप्शन ए मुंह, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी आंत, ऑप्शन डी यकृत। तो आमाशय की आकृति जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है। ठीक है, यह भोजन नली तथा छोटी आंत के बीच स्थित होता है। यहाँ भोजन रस के साथ मथता है और जिसे काइम कहते हैं, यानी भोजन जो है वो अर्ध जो द्रव में बदल जाता है। जब भोजन हम लोग सॉलिड ग्रहण कर रहे हैं तो उसको अर्ध द्रव में या अर्ध तलीय उसमें भाषा मतलब अर्ध तलीय रूप में आ जाता है, इसको कहते हैं काइम। ठीक है, आमाशयी पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाने पर उसे आगे छोटी आंत यानी ग्रहणी में की ओर धकेल देती है। आमाशय क्या होता है कि जब भोजन की प्रक्रिया पेट में काम मतलब पूर्णतया हो जाती है, फिर वो क्या करता है छोटी आंत में की तरफ भोजन को धकेल देता है। ठीक है, आमाशय एवं ग्रहणी के बीच पेशीय कपाट पाइलोर पाइलोरिक वाल्व होता है जो क्या है खाद्य पदार्थ में आमाशय से ग्रहणी में तो जाने देता है लेकिन उसे वापस आमाशय में नहीं आने देता है। उस वाल्व को जैसे हमने भोजन क्या करा, अंदर लिया, अंदर आमाशय में गया, आमाशय के बाद में उसे छोटी आंत में धकेल दिया और छोटी आंत से वापस आमाशय में ना आए उसके लिए एक पाइलोरिक वाल्व लगा होता है। पाइलोरिक वाल्व क्या करता है कि वो भोजन को छोटी आंत में तो जाने देता है लेकिन छोटी आंत से वापस आमाशय में नहीं आने देता, उसको उससे रोकता है। ठीक है, तो अंग्रेजी क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा में जो अक्षर जे है उसकी आकृति के समरूप कौन सा अंग होता है, वो अंग है आमाशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है, मतलब कौन से अंग में होता है। ऑप्शन ए गुर्दों में, ऑप्शन बी फेफड़ों में, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी बड़ी आंत। तो मानव शरीर में वसा का पाचन होता है वो होता है छोटी आंत में। वसा का पाचन जो है क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में वसा जो है बड़े बड़े कणों के रूप में होती है। उसका यह रूप उस पर एंजाइम की क्रिया विधि में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे जब भी वसा हम लोग खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद में जो भोजन हमारा छोटी आंत में पहुंचता है
तो उसमें क्या है, वसा के जो बड़े बड़े रूप होते हैं, और बड़े बड़े रूप को उस मतलब बड़े बड़े कण होते हैं उसको छोटे कण में बदलने, वो बड़े बड़े जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो छोटी आंत में जो मतलब एंजाइम बनते हैं उनको रोकने में मदद कर रोकने में रोकते हैं उनको, मतलब एंजाइम बनने नहीं देते हैं। तो उसको क्या करता है कि जो छोटी आंत है वहाँ से एक मतलब जो एंजाइम बनते हैं वो उनको छोटे छोटे कणों में कन्वर्ट करता है। और यकृत से सर्वारित जो यकृत में लिवर में क्या होता है, स्रावित कौन सा होता है, बाइल जूस, पित्तरस। पित्तरस उन्हें छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है जिससे वसा एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो इसमें जो है लिवर का मेन रूप आ जाता है। लिवर क्या करता है कि वो फैट को तोड़ देता है, वसा को, और उस लिवर से बाइल जूस निकलता है। बाइल जूस जो है वो वसा को बिल्कुल छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, और उससे जो भी एनर्जी मिलती है वो रक्त में स्रावित हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में आमाशय यानी स्टोमच में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, ये क्वेश्चन हम अभी पहले बता चुके हैं। इसमें सबसे पहले आमाशय में यानी पेट में कौन सा अम्ल बनता है, वो बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इतना आपके लिए काफ़ी है। और यही क्वेश्चंस मतलब पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं बनते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हम आपको एक ही वीडियो में बता रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, ये क्या होता है, इसको मतलब ये क्यों होता है हमारे अंदर, कि हमने स्वादिष्ट भोजन देखा या कोई ऐसी चीज़ देखी जिसे मतलब हमारा खाने का मन है तो हमारे मुंह में पानी आ जाएगा। ठीक है, वो क्यों होता है। ऑप्शन ए हार्मोन संबंधी प्रक्रिया, ऑप्शन बी स्नायु संबंधी प्रक्रिया, ऑप्शन सी दृष्टि संबंधी प्रक्रिया, ऑप्शन डी ग्रहण यानी सूंघने संबंधी प्रतिक्रिया। ये क्यों होता है, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, ये 2014 में पूछा गया था। ठीक है। तो स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, ये भोजन के पाचन प्रतिक्रियाओं के कारण एंजाइमेटिक जो तंत्रिका नियंत्रण होता है उसके माध्यम से प्रबंधित किए जाते हैं। क्या होते हैं कि स्नायु संबंधी प्रक्रिया होती है ये। स्नायु में क्या होता है कि हमारे जो हम जैसे ही कोई स्वादिष्ट भोजन देखते हैं और हमारे मुंह में पानी आ जाता है, इसका कारण होता है कि जो हमारे जो एंजाइमेटिक जो प्रतिक्रिया होती है हमारी बॉडी में, उससे एंजाइम्स निकलने लगते हैं। ठीक है, और वो उस भोजन को देखते ही हमारे मुंह में लार आ जाती है, और सलाइवा ग्रंथि जो सलाइवर ग्रंथि होती है वो एक्टिव हो जाती है, वहाँ से लार हमारे मुंह से आ जाती है। ठीक है, इसी को कहते हैं मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। अभी हम आपको बता भी चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। ठीक है, आपने अगर देखा होगा तो हमने बताया था कि छोटी आंत में क्या क्या पचता है और बड़ी आंत में क्या होता है। देखिए, ज़्यादातर जितने भी जो जैसे विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना, वसा हो गया, ठीक है, ये सारे ज़्यादातर जो हैं वो छोटी आंत में ही पच जाते हैं, और बड़ी आंत में केवल बचता है क्या, कि खनिज लवण। ठीक है, खनिज लवण यानी जो मिनरल्स होते हैं वो बड़ी आंत में डाइजेस्ट होते हैं। बड़ी आंत क्या करती है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालती है और उससे खनिज लवण जितने मिनरल्स होते हैं वो अवशोषित करती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमेन, फेरोमेन जो होता है वो क्या 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 होता है। तो ऑप्शन ए एक ही जाति के जानवरों के बीच जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है फेरोमेन। ऑप्शन बी शिकारी जानवरों से सुरक्षित रखता है। ऑप्शन सी अपने खाद्य के लिए शिकार को आकर्षित करता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फेरोमेन जो होता है वो एक उत्सर्जित रासायनिक कारक है जो एक ही प्रजाति के सदस्यों में सामाजिक प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। फेरोमेन रसायनों को प्राप्त करने वाले कीटों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए स्रावित कीटों के शरीर के बाहर काम करने में सक्षम होता है। फेरोमेन क्या होता है कि ये क्या है कि एक ही प्रजाति के जानवर जो होते हैं उनमें काम करता है। ठीक है, और उनके बर्ताव कैसे होते हैं, जैसे एक जाति के जैसे भैंस है या गाय है या मतलब कुत्ते हैं, ये लोग जैसे जो भी बर्ताव करेंगे उनकी बर्ताव में मतलब एक समानता लाने में काम करता है क्या, फेरोमेन। फेरोमेन एक हार्मोन समझती है, रासायनिक कारक होता है जो हार्मोनिक समझिए उसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है।
प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन ए क्वासिओरकर, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन डी स्कर्वी। ठीक है, तो क्वासिओरकर जो रोग है यानी जिसको कहते हैं सूखा रोग, क्वासिओरकर को हम लोग कहते हैं सूखा रोग, जो बच्चों में होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो क्वासिओरकर रोग प्रोटीन अल्पता से उत्पन्न विकार है। यह 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का पोषण माँ के दूध के स्थान पर उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन वाला आहार देने से होता है। जैसे जब बच्चा जो होता है वो 1 वर्ष से तो अधिक होता है, लेकिन मतलब 8 वर्ष, 7 वर्ष, मतलब 10 वर्ष से समझिए कम होता है, और उसको क्या है कि माँ के दूध की बजाय उसको उच्च को मतलब कैलोरी वाला दूध या और कोई मतलब आहार दिया जाता है, लेकिन उसमें प्रोटीन अगर कम रहती है तो उस बच्चे को हो जाता है क्वासिओरकर। इसमें क्या है कि मांसपेशियां लटक जाती हैं एवं हाथ पैर पतले हो जाते हैं तथा वृद्धि एवं मस्तिष्क का विकास रुक जाता है, और बच्चा मतलब जो होता है वो चलने में भी, कभी कभी बच्चा जो होता है वो चलने में भी सक्षम नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति मतलब किसका लक्षण है? कोलीफॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोलीफॉर्म जो है, कोलीफॉर्म की उपस्थिति किसका लक्षण है? ऑप्शन ए फ्लोराइड संदूषण, ऑप्शन बी फास्फोरस संदूषण, ऑप्शन सी पानी के स्रोत का खारापन, ऑप्शन डी मानव अपशिष्ट से संदूषण। ठीक है, तो इसका है कि पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति मानव अपशिष्ट मलमूत्र का संदूषण का लक्षण होता है। कि जैसे मतलब पेयजल में जो होता है अगर कोलीफॉर्म आ जाता है, उसमें क्या है कि मलमूत्र का संदूषण का लक्षण होता है। ठीक है, जो विशेष रूप से ई कोलाई की उपस्थिति से निर्धारित होता है। जब प्रदूषित पानी को पीने या खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है तो यह हैजा, दस्त, टाइफाइड, एमीबायोसिस या पीलिया जैसे जनजनित रोग फैलाता है। जैसे पेयजल में यानी पीने वाले पानी में अगर कोलीफॉर्म उपस्थित हो जाएगा तो क्या होगा, उससे हमारे शरीर को एक जैसे मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया टाइप में आ जाता है हमारे शरीर में, और ये प्रदूषित पानी होता है। कोलीफॉर्म अगर मिल जाएगा तो पानी को प्रदूषित हो जाएगा, और इसमें क्या रहेगा कि हैजा, टाइफाइड, दस्त, एमीबायोसिस और पीलिया जैसे रोग जो है हमारे बॉडी को मतलब आ जाते हैं बॉडी में। ठीक है, तो इनमें ये सारे रोग जो हैं वो पेयजल, अगर प्रदूषित पेयजल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में ये सारे लक्षण दिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं से, ऑप्शन ऑप्शन नहीं, अभी ये वो दिए गए हैं मतलब कथन दिए गए हैं कि शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं सरल अणुओं में जटिल अणुओं का संश्लेषण और उपचय और अपचय से संबंधित। ठीक है, तो क्या है कि ये जो मेटाबॉलिज्म चयापचय है वो तीनों से संबंधित है ना। चयापचय जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कहते हैं। ये प्रक्रियाएं जीवों को बढ़ने और प्रजनन करने, अपनी रचना को बनाए रखने और उनके पर्यावरण के प्रति सजग रहने में मदद करती हैं। मेटाबॉलिज्म क्या करता है कि जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और ये प्रक्रियाएं क्या होती हैं कि जीवों को बढ़ने, है ना, और प्रजनन करने, अपनी रचना को बनाए रखने, अब उनके पर्यावरण के प्रति सजग रहने में मदद करती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सरल अणुओं को जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है। चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म जो होता है वो 2 भागों में बांटा जाता है। कौन सा? अपचय और उपचय। अपचय में कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है, और जबकि उपचय में ऊर्जा का प्रयोग करके प्रोटीनों और नाभिकीय अम्लों जैसे कोशिकाओं के अंशों का निर्माण किया जाता है। देखिए, उपचय में क्या होता है कि नाभिकीय जो एसिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं, उनको जो है विघटन करके उनसे जो है कोशिकाओं और अंगों का निर्माण किया जाता है, और अपचय में जो है वो कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है। ठीक है, और ये सारे आते हैं मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि अपनी बॉडी को बनाने के लिए, अपनी रचना को बनाए रखने के लिए
पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, है ना, और पर्यावरण के प्रति सजग रहने के लिए, प्रजनन करने के लिए जो बॉडी को जो भी चाहिए होता है वो सारा मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र क्या होता है। मतलब किसी व्यक्ति के अंदर अगर पाचन तंत्र में अगर कोई समस्या है तो उसकी जांच करने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए ऑसिलोस्कोप, ऑप्शन बी माइक्रोस्कोप, ऑप्शन सी इंडोस्कोप, ऑप्शन डी रेडियोग्राफ। तो इंडोस्कोप सबसे पहले क्या होता है कि जब हमारे पाचन तंत्र में कोई भी दिक्कत आती है तो उसको जो है सही करने के लिए या उसकी जांच करने के लिए इंडोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद में इंडोस्कोपी की जाती है। ठीक है। इंडोस्कोप का उपयोग उपकरण का उपयोग शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए किया जाता है। ऑसिलोस्कोप क्या करता है। ऑसिलोस्कोप एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो किसी विभवांतर के समय के सापेक्ष या किसी विभवांतर के सापेक्ष एक ग्राफ के रूप में जो प्रदर्शित होता है उसको कहते हैं ऑसिलोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो होता है उसको कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या है कि यह प्रयोग इसका प्रयोग जो होता है वो आँख से ना दिखने वाले योग्य सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और रेडियोग्राफ का उपयोग चिकित्सा विभाग में एक्सरे के रूप में किया जाता है, अर्थात ये शरीर के आंतरिक ढांचे को समझने में मदद करता है रेडियोस्कोप। तो सब पाचन तंत्र को पाचन तंत्र में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए किया जाता है इंडोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है वो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी आमाशय, ऑप्शन डी मुंह। तो सारा मतलब यकृत हो गया, आमाशय हो गया, मुंह हो गया, ये सारे जो है पाचन तंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन हृदय जो है वो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है। हृदय क्या करता है, हमारी बॉडी में जो रक्त होता है यानी ब्लड होता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है। ठीक है। पूरी बॉडी में हेड टू टो तक मतलब बॉडी को सर्कुलेशन में मदद करता है हृदय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी मानव, ऑप्शन सी तेंदुआ, ऑप्शन डी घोड़ा। तो स्तनधारियों में दांत जो है वो थीकोडोंट थीकोडोंट और हेट्रोडोंट जो होते हैं वो ज़्यादातर डाइफियोडोंट होते हैं। ठीक है। जबकि मछलियों में जो होते हैं वो एक्रोडोंट और होमोडोंट जो समान आकार के होते हैं वो दांत पाए जाते हैं। होमोडोंट जो होते हैं वो उनका आकार जो होता है वो समान होता है। ऐसे दांत जो है वो मछलियों में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डथोडनम। डथोडनम किसका भाग है। ऑप्शन ए ऑप्शन है ए है छोटी आंत, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी पित्ताशय, ऑप्शन डी अंडाशय। तो ड्यूडेनम जो होता है यानी डथोडनम जो होता है वो छोटी आंत का भाग होता है। यहाँ यू की तरह मुड़ा होता है। ठीक है। जिसे ग्रहणी या पक्वाशय भी कहते हैं। ठीक है। ग्रहणी की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है और जबकि शेष 30 सेंटीमीटर लंबे भाग को इलियम कहा जाता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल के इसी भाग में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग जो होती है 6 मीटर और चौड़ाई जो है वो 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर के लगभग होती है। तो 2.5 सेंटीमीटर मनुष्य के अंदर इसकी चौड़ाई होती है और लंबाई रहती है इसकी 6 मीटर तक। ठीक है। छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन तंत्र में मौजूद गैस्ट्रिक जूस यानी मौजूद रस जो होता है गैस्ट्रिक जूस जो है वो कहाँ किस में शामिल होता है। तो ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी NaCl सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी HNO3 यानी अमोनियम और ऑप्शन डी है KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। तो आमाशय की म्यूकोसा में जठर ग्रंथियाँ होती हैं और जठर ग्रंथियों में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। म्यूकस म्यूकस क्या है। म्यूकस का स्राव करने वाली को जो होती हैं वो श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं कहलाती हैं। पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं जो प्रेंजाइम पेप्सिनोजन का स्राव करती हैं और भित्तीय और ऑक्सीटिक जो कोशिकाएं होती हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड
पेप्सिन के लिए उचित अम्लीय माध्यम यानी 1.8 जो है वो तैयार करता है। तो पाचन तंत्र में मौजूद जो तो गैस्ट्रिक एसिड में गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, HCl होता है, और इसकी पीएच वैल्यू होती है, वो रहती है 1.8। ठीक है, 1.8 पीएच रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत का इनेमल कैसे बनता है? दांत जो है वो इनेमल उसका कैसे बनता है? ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम फॉस्फेट। तो दांत का इनेमल जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दांत 3 परतों का होता है। इसमें ऊपरी परत जो सबसे कठोर होती है वो कहलाती है इनेमल, और जो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी होता है, इनेमल जो होता है वो दांत के सबसे ऊपरी परत होती है, और ये जो है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, इसके नीचे की परत को कहते हैं डेंटाइन, और सबसे नीचे की परत को कहते हैं पल्प। ठीक है, डेंटाइन हड्डी की भांति होती है तथा पल्प में रक्त वाहिनियां होती हैं। सबसे नीचे दांत की जड़ या मूल होती है। जो मतलब दांत की 3 परतें होती हैं, कौन कौन सी? सबसे ऊपर होती है इनेमल, दूसरी होती है डेंटाइल, और सबसे अंदर की परत होती है वो होती है पल्प। ठीक है, तो दांत का इनेमल बना होता है किससे? कैल्शियम फॉस्फेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग मापते हैं कैलोरीज में। ठीक है, कैलोरीज कैलोरीज मतलब कैलोरीज मतलब कितनी कैलोरी आज हमने ग्रहण करी, आज हमने भोजन किया तो कितनी कैलोरी, मतलब हमेशा जो भोजन की ऊर्जा जो होती है वो मापी जाती है कैलोरी में। ठीक है, तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज में मापते हैं, और सबसे पहले प्रोफेसर निकोलस क्लीमेंट ने सन 1824 में कैलोरी को ऊर्जा की इकाई के रूप में परिभाषित किया था। 1 ग्राम जल का 1 डिग्री ताप सेल्स मतलब 1 डिग्री जो सेल्सियस ताप होता है बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कैलोरी जो है वो ऊर्जा की इकाई है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और पुनः सृजित हो सकता है, कौन सा अंग है जो पुनः विकसित हो सकता है? ऑप्शन ए तिल्ली, ऑप्शन बी दिमाग, ऑप्शन सी जिगर, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो मानव शरीर का एकमात्र अंग है वो है जिगर, जो पुनः विकसित और सृजित किया जा सकता है। जिगर जो है लिवर, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसका वजन 1.5 से 2 किलो होता है, और लीवर से क्या होता है, पित्त स्रावित होता है, पित्त रस। ठीक है, यानी बाइल जूस निकलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? कंठ कंठ को हमने बताया था अभी, जब शुरुआत में हमने बता रहे थे कंठ के बारे में, तो कंठ को हम लोग कहते क्या हैं? ऑप्शन ए अनुनादक तंतु, ऑप्शन बी स्पंदनशील तंतु, ऑप्शन सी बायस बॉक्स, ऑप्शन डी थायरो रिटेनाइड। ठीक है, तो कंठ क्या है? कंठ के माध्यम से हम आवाज़ निकालते हैं, बोलते हैं, उसको समझ में आ रहा होगा कि इसको कहते हैं कंठ को वॉइस बॉक्स, जिससे आवाज़ निकलती है। ठीक है, मानव शरीर में कंठ को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। यह वयस्कों में लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, जो गले में ट्रैकिया के ऊपर और भोजन नली के सामने स्थित होती है। ठीक है, उसको कहते हैं कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? ऑप्शन ए 2000 से 8000, ऑप्शन बी 50,000 से 1 लाख, ऑप्शन सी 1 मिलियन से 10 मिलियन, ऑप्शन डी 10 मिलियन से अधिक। तो जीवा जो है, जीव अधिकांश जीव जंतुओं के शरीर का आवश्यक अंग है। जीभ पर स्वादग्रही अंकुरों में स्थित होती है। जीभ पर पाई जाने वाली स्वाद कलिकाएं भोजन का स्वाद बनाती हैं। स्वादग्राही स्वाद कलिकाओं में उपस्थित होते हैं, और मनुष्य में लगभग 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं जीभ पर पाई जाती हैं, जो हमें स्वाद प्रदान करती हैं भोजन का या किसी अन्य वस्तु का, जो हम मतलब जीभ से टच करेंगे और तुरंत हमें स्वाद पता लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव का पाचन तंत्र यानी मुंह से लेकर गुदा तक कितनी लंबाई होती है?
मतलब वयस्क मनुष्य में कितनी लंबाई का पाचन तंत्र या आहार नलिका इसको कहते हैं, वो कितने मीटर लंबा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए 8 मीटर, ऑप्शन बी 7 मीटर, ऑप्शन डी 10 मीटर, ऑप्शन डी है 9 मीटर। तो एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक 30 फीट, 30 फीट यानी 9 मीटर लंबा होता है। ठीक है, 9 मीटर लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन यानी खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन जो है वो गलत है। ऑप्शन ए, यह एक अजैविक पदार्थ है। ऑप्शन बी, यह रासायनिक क्रियाएं देता है। ऑप्शन सी, यह एक जैविक पदार्थ है। ऑप्शन डी, यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो भोजन जो है हमें ऊर्जा भी प्रदान करता है, यह एक जैविक पदार्थ भी है, यह रासायनिक क्रियाएं देता है। ठीक है, लेकिन यह एक अजैविक पदार्थ है, ये गलत है। तो भोजन एक अजैविक पदार्थ है, यह कथन असत्य है। भोजन रासायनिक क्रिया करता है, यह एक जैविक पदार्थ है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन लगभग सभी जीवों का उपयोगी पदार्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली से में भोजन जाता है। तो कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा जो है भोजन जो है वो आहार नली में जाता है। तो ऑप्शन ए अंतःग्रहण, ऑप्शन बी पाचन, ऑप्शन सी आत्मसात्करण, ऑप्शन डी निष्कासन। ठीक है, तो भोजन का आहार नली में पहुंचाने की प्रक्रिया को कहते हैं अंतर्ग्रहण। ठीक है, भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है और छोटी आंत में जाकर पूरा होता है। ठीक है, जैसे ही भोजन मुख से लेते हैं और आहार नली में पहुंचाते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं अंतर्ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्या कहा जाता है। ठीक है, कौन सी गति जो होती है वो हम बता चुके हैं उसके बारे में। ठीक है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए क्रमांकुचन, ऑप्शन बी जठर संबंधी, ऑप्शन सी दोलनी, ऑप्शन डी अनुशिथिलन। ठीक है, तो भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को कहते हैं क्रमांकुचन गति कहा जाता है। ठीक है, मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निग द्वारा यानी गलेट द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली एक लंबी नली होती है जो आमाशय में खुलती है। इसकी दीवार पेशीय या संकुचनशील होती है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तुरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न और शिथिलन का फैलाव शुरू होता है। इसे क्रमांकुचन कहते हैं। कि जैसे भोजन हम लोग मुख से लेते हैं और मुख के बाद में मुख में हमारे क्या होता है, लार में जो है थोड़ा भोजन गीला हो जाता है और गीला होता है, फिर हमारे उसमें आहार नलिका में पहुंचता है। आहार नलिका में क्या है कि जैसे ही जाते हैं तो उसमें संकुचन और प्रसारण की फैलता है, मतलब पहले फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है। और ये कार्य कौन करता है, ये करता है ट्रैकिया। ठीक है, आहार नलिका में एक ट्रैकिया होता है, वो ट्रैकिया जो है वो संकुचित करता है फिर प्रसार करता है। तो इसके माध्यम से भोजन जो है वो हमारे आमाशय में जाता है और आमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोज असहिष्णुता क्या कहलाती, क्या होती है। ऑप्शन ए एक ऐसी स्थिति जहां छोटी आंत ग्लूटेन को तोड़ने में असमर्थ होती है। ऑप्शन बी एक ऐसी स्थिति जहां फ्रक्टोज पूरी तरह से रक्त में अवशोषित नहीं हो पाता है। ऑप्शन सी इसके लक्षणों में ग्लूटेन के प्रति प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। ऑप्शन डी एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादों में पाए जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती हैं। ठीक है, लैक्टोज लैक्टोज जो होता है वो दूध से रिलेटेड होता है। ठीक है, सबसे पहले। और जो दूध से दही में बदलने का कार्य कौन करता है, वो करता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो इसी के माध्यम से हम समझ में आता है कि जो एक ऐसी स्थिति लैक्टोज असहिष्णुता यानी इंटॉलरेंस जो होती है, इंटॉलरेंस लैक्टोज इंटॉलरेंस जो होती है वो एक पाचन संबंधी विकार है। इसमें जो होती है वो खट्टी डकारें टाइप में आने लगती हैं। इसमें क्या है कि छोटी आंत दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ हो जाती है। ठीक है, और लैक्टोज एंजाइम एंजाइम जो होता है वो दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में विभाजित करता है। और लैक्टोज असहिष्णुता छोटी आंत में पाए जाने वाले लैक्टोज एंजाइम की कमी के कारण होता है। ठीक है, कि लैक्टोज इंटॉलरेंस जो होता है वो छोटी आंत में जो
पाए जाने वाले लैक्टोज एंजाइम जो होते हैं उसकी कमी जब हो जाती है छोटी आंत में, उसके कारण लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है। ठीक है, खट्टी डकारें भी आने लगती हैं या पाचन संबंधी विकार हो जाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं लैक्टोज असहिष्णुता या लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, और ये होता कहाँ है? ये होता है छोटी आंत के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन ए माल्टोज, ऑप्शन बी लैक्ट्रोज, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी सुक्रोज। तो अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इससे अग्नाशयी रस निकलता है जो पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। अग्नाशयी रस जो है वो 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं अग्नाशयी रस में। ठीक है, कौन कौन से? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? यह प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलिप्टाइड्स तथा अमीनो एसिड में बदलता है। एमाइलेज का है, यह मांड यानी स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। और लाइपेज क्या करता है कि ये एमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन या फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये तीनों तीन जो हैं वो अग्नाशयी एंजाइम्स हैं और ये क्या करते हैं? भोजन को पचाने में काम करते हैं। तो अग्नाशयी एंजाइम कौन सा होता है? उसमें आता है ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये तीनों एंजाइम अगर आपको देखने को मिलते हैं ये सारे अग्नाशय में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संवेदिक अभिग्राहक, ऑप्शन बी रासायनिक अभिग्राहक, ऑप्शन सी घ्राण अभिग्राहक, ऑप्शन डी रसस्वेदी अभिग्राहक। तो स्वाद का पता लगाने के लिए वाले अभिग्राहक को रसस्वेदी यानी गैस्ट्रोटरी जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहलाते हैं गैस्ट्रोटरी रिसेप्टर्स। ठीक है, स्वाद कलियों में स्वाद रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं जिन्हें रसवेदी यानी गैस्ट्रोटरी कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो क्या है? रसवेदी अभिग्राहक इसको कहते हैं। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, तो वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो हमने, वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है लेकिन वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, आपको ऐसे ही वीडियो अच्छे, मतलब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छे लगे हैं आपको वीडियो तो आप वीडियो को, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, थैंक यू।